बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा बिकॉज इसमें हम बात करेंगे गॉस लॉ की। और इसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कूलम्स लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल है, तो इसको समझने में बहुत मजा आने वाला है। और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कई सारी जगहों पे जहां एक एक पेज के इंटीग्रेशन होने वहां से गॉस लॉ हमको बचा लेगा, सिर्फ एक या दो लाइन में आंसर ला देगा। तो ये इसकी सबसे बढ़िया ब्यूटी है, राइट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लास्ट वाला सॉलिड एंगल का वीडियो नहीं देखा तो इसको डेफिनेटली से देखिए, क्योंकि वहीं से अपन गॉस लॉ की ओरिजिन्स लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी डेफिनेटली से देखिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल का रिलेशनशिप ही हमको गॉस लॉ बताता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे गॉस लॉ के बारे में। और वैसे गॉस लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और वीडियोस में उसके ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स को, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करूं, ताकि आपको गॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो जैसे अपन ने अपने लास्ट सॉलिड एंगल वाले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, उससे गॉस लॉ में बताता हूँ कैसे करके आता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर यार हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के अराउंड अपन ये सोचते हैं कि स्फीयर में इसको बंद कर दिया जाए। अब हमको ये चीज समझनी है कि इस क्यू चार्ज से मान लो हमने एक आर रेडियस की स्फीयर कंसिडर करी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इस आर रेडियस की स्फीयर में से अपन बोल सकते हैं इस क्यू चार्ज का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सब ऐसे से गुजरेगा, इस तरीके से निकलेगा, राइट। अब मैं अगर इस स्फीयर की सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करूं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे करके बाहर निकल रही होगी, राइट। और अगर इस छोटे से एरिया का मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो हमको पता है क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, जिसको मैं छोटा सा एरिया डीए बोल सकता हूँ, राइट। इसी तरीके से अगर मैं स्फीयर पे कहीं पे भी एक एरिया कंसीडर करूं तो वहां पे ये सेम चीज ही होने वाली है। सपोज यहाँ पे एक एरिया ले लो, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से बाहर निकल रही होगी, और ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा ये भी इसके पैरेलल निकलेगा, छोटा सा एरिया डीए। तो हमको ये चीज समझनी होगी कि पूरे स्फीयर में आप कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैरेलल होने वाली है। सपोज मैं अगर एक छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स लिखना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं d5 फ्लक्स गुजर रहा होगा कोई भी एक छोटे से एरिया से, इससे मान लेते हैं अपन। तो अगर इस छोटे से एरिया से मैं फ्लक्स लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा d5 बराबर e डॉट da। तो ये बन जाएगा e da cos 0, क्योंकि ये जो cos 0 वाली बात है ये हर छोटे छोटे एरिया के लिए वैलिड है, क्योंकि हर जगह एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटी खेलूं, इंटीग्रेशन लगाऊं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई, और राइट साइड में हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे एक स्फीयर में पता है एक चार्ज की वजह से, अगर हम एक पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखें तो उससे आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड को लिख दूं के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू छोटा छोटा एरिया डीए। अब अपन को पता है कि जितने भी एरियाज हैं ये सारे एरियाज का इंटीग्रेशन होना है, क्योंकि फील्ड जो है, क्योंकि इस सरफेस पे अपन बोल सकते हैं इस सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है उसकी वैल्यू तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी, तो ये टर्म तो अपनी कांस्टेंट ही हो जाने वाली है। तो जो भी इंटीग्रेशन होना है वो एरिया का ही होना है, और अगर मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ द स्फीयर मिलने वाला है। छोटे छोटे डीएस को सबको जोड़ लूं तो पूरा स्फीयर का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे टोटल फ्लक्स को लिख दोगे, के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर बाबू कितना होता है, आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से एक नोटिस करो, आर से आर कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो जो अपना फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस जो है ये अपने को मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो अपने बाबा गॉस थे उन्होंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक ये हमको बताई कि आप सिंपली एक बात सोचो कि अगर मैं बोलूं कि इस एक सिंगल चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी इस क्लोज सरफेस से गुजरेंगी, सही बात है। अब इसी तरीके से सोचो, अगर मैं स्फीयर की जगह एक डब्बा ले लूं, एक क्यूब ले लूं, तो यार उस क्यूब के अंदर भी तो ये वाला चार्ज फंसा रह जाएगा। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से निकल रही होंगी वो सारी फील्ड लाइंस उस क्यूब से भी निकलनी चाहिए। तो बाबा गॉस ने एक सिंपल सी ये बात बताई कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स उसमें से गुजरेगा, उस क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और ये बात भी सही है, आप देखो ना, सरफेस किसी भी टाइप का हो उसमें से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी वही तो हमको फ्लक्स बताता है, राइट। और वही फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, जहां पे ये क्यू जो होता है उसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है उसको बताता है, राइट। तो अपना गॉस लॉ यहां से निकल के आता है। तो जो गॉस लॉ है वो हमको ये बताता है कि यार अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस का शेप कैसा भी हो
उस क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है, और 1/ε0 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। मतलब जो भी नेट फ्लक्स होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज विद इन द क्लोज सरफेस, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आता है वो आता है 1/ε0। तो ε0 से अपन को डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको इजी शब्दों में अगर मैं बोलूं, किसी भी क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो होता है उसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है डिवाइडेड बाय ε0। ये अपना वही ε0 है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। और अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो को डेफिनेटली से देखना। सो बात करते हैं कि गॉस लॉ कूलम्स लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल किस तरीके से, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सपोज मुझे कूलम्स लॉ नहीं पता पर मुझे गॉस लॉ पता है, ठीक है। इस गॉस लॉ की मदद से मैं कूलम्स लॉ को डिराइव करने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। तो समझते हैं। सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q और मैं चाह रहा हूं कि उससे R दूरी पे मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, और मैं जानना चाहता हूं कि इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो कितनी होगी। तो बेसिकली जो अपन ने कूलम्स लॉ सीखे थे उसी से फील्ड लेके आए थे। तो यहाँ पे हम उल्टा चलने वाले हैं, हम गॉस लॉ से फील्ड निकाल के बताएंगे कि कूलम्स लॉ क्या है। थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे ताकि कूलम्स लॉ से गॉस लॉ ज्यादा फंडामेंटल दिखाई पड़े। है दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल ही, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अपन को ये पता है गॉस लॉ क्या बोलता है भाई। गॉस लॉ ये बोलता है इस क्लोज सरफेस में से जितना भी फ्लक्स जाएगा वो डिपेंड करेगा चार्ज एनक्लोज अपॉन ε0 पे। तो अपन लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स बराबर Q अपॉन ε0, ये चीज लिख सकते हैं। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स को आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। तो डॉट की जगह मैं cos थीटा लिख देता हूँ, राइट। क्लोज सरफेस के लिए अपन ऐसा साइन लगाते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा Q अपॉन ε0। तो इस वाले साइड की चीजें तो अपन को पता है, ये चार्ज पता है और ε0 भी एक कांस्टेंट है। अब इस साइड की अपन बात करते हैं, ठीक है। अपन को माइकल फैराडे बाबा ने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने आसपास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी चार्ज अपने आसपास स्फेरिकल वे में, स्फेरिकल शेप में अपनी फील्ड्स को पहुंचाता है। इस तरीके से अपनी फील्ड को स्प्रेड करता है कोई भी चार्ज, राइट। इसका मतलब जो फील्ड है वो दूरी के साथ चेंज होती है। तो अगर मैंने R फिक्स रखा है तो मैं R दूरी पे फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं। ये अपन माइकल फैराडे की बातों से भी समझ सकते हैं। तो अगर फील्ड कांस्टेंट है तो कूद के इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन लगने वाला है वो एरिया वेक्टर पे लगेगा और cos थीटा पे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सीख के आए कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, राइट। ये अपन ने सीखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि cos हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे E इंटीग्रेशन ऑफ dA और cos 0 तो 1 बन जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ε0। और एरिया इस पूरे स्फीयर का आप निकालोगे इंटीग्रेट करके तो वो तो स्फीयर का एरिया आने वाला है विच इज 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जानी है Q अपॉन ε0 इंटू एरिया ऑफ स्फीयर विच विल बी 4πr²। तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको अरेंज करके अगर अच्छे से लिखें तो हमको ये चीज देखने की मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि हमारे पास तो कूलम्स वाला हिसाब से ही फॉर्मूला बन गया KQ/r², और ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि गॉस लॉ से भी अपन कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट इस थॉट को आप याद रखना। इसके आगे जो गॉस लॉ को अपन अप्लाई करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें अपन पहले नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें 2-3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखनी कि गॉस लॉ क्या बताता है। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो होता है वो होता है E.dA का साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन अपन कैसे बोलते हैं, एक क्लोज सरफेस पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा एक गोला लगा देते हैं इंटीग्रेशन के बाजू में। नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है, मैं उसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन बिकॉज वो एक सरफेस के अबाउट होता है, पूरी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन चलता है, ठीक है। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये क्या होता है, Q एनक्लोज, जितना भी एनक्लोज चार्ज है अपॉन ε0। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो अपन देख लेते हैं। तो मेनली सबसे पहली चीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आपको सबसे ज्यादा केयर रखना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है या बाहर है। नेक्स्ट जो डीए होता है, ये डीए अपना उस क्लोज सरफेस पे छोटा सा हम एलिमेंटल एरिया कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो क्यू एनक्लोज्ड है, ये क्यू एनक्लोज्ड हमको बताता है
कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है। अब इसको समझने के लिए छोटा सा यहीं पे एक एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। सपोज हमारे पास स्पेस में कुछ चार्जेस रखे हैं, ठीक है। अपन ने ऐसे छह पांच को चार्जेस मान लिए। मान लो ये Q1 है, ये -Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये -Q5 है, ये -Q6 है। तो हमारे पास बेसिकली 6 चार्जेस रखे। अब मैंने अगर आपसे बोला कि यार हमने एक क्लोज सरफेस माना कुछ इस तरीके से, जो क्लोज सरफेस इन तीनों चार्जेस को अपने अंदर फंसा ले रही है, एक बलून जैसा कुछ सरफेस हमने इमेजिन किया स्पेस में। अब इस सरफेस के ऊपर जब हम गॉस लॉ लिखेंगे तो गॉस लॉ लिखने के लिए हम ये बोलेंगे कि इस सरफेस के थ्रू जितना भी फ्लक्स गुजर रहा होगा वो फ्लक्स विल बी इक्वल टू जितना भी चार्ज फंसा है। कितना चार्ज फंसा है आप लिखोगे Q1 प्लस Q3 प्लस -Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जितना भी फ्लक्स इस सरफेस से गुजर रहा है वो इन अंदर फंसे हुए चार्जेस की वजह से होगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव में लेना और पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव में लेना। इंटरेस्टिंगली आप सोचोगे सर इसका क्या होगा, यहाँ पे तो आपने बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सबकी वजह से होगी। हाँ भाई, जो भी सरफेस पे आप फील्ड लिखोगे, कोई भी एक सरफेस पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे आप अगर फील्ड लिखोगे इस हिसाब से, तो आपको उस जगह पे इन सभी चार्जेस की वजह से नेट फील्ड लेनी है। परंतु अगर हम फ्लक्स के बारे में सोचेंगे तो आप ऐसा सोचो ना, Q4 से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू पार हो जाएंगी। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस निकल भी जाएंगी। सिमिलरली Q6 पे जितनी फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो सारी फील्ड लाइन जो एंटर करेगी सरफेस में वो एग्जिट भी कर जाएगी। इसी तरीके से Q5 के लिए होगा। तो जितने भी चार्जेस बाहर बैठे रहते हैं उन चार्जेस से जितना भी फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, चाहे उस पर फील्ड लाइंस आ रही होंगी या जा रही होंगी डिपेंडिंग ऑन प्लस और माइनस, तो वो जो फील्ड लाइंस है वो जितनी भी एंटर करेंगी क्लोज सरफेस से उतनी ही एग्जिट कर जाएंगी। तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है वो इफेक्ट नहीं होता। फ्लक्स इफेक्ट होता है अंदर वाले चार्जेस की वजह से। अगर अंदर वालों का मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज होगा या साइन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे Q एनक्लोज्ड अपन को रखना होता है, इससे अपन को नेट फ्लक्स मिल जाता है। देन इसके बाद अपन को ये चीज समझनी है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन सबसे बढ़िया कहाँ कहाँ पे हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लो किसी स्पेस में किसी रीजन में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो अपन ये पता लगा सकते हैं वहां पे कितना चार्ज बैठा होगा। ये भी अपन एक एग्जांपल से भी समझने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन होगा, अगर किसी स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं वहां पे कितना चार्ज होगा। एक क्लोज सरफेस मान लेंगे, उसमें देख लेंगे कितना चार्ज बैठा है, उससे कितनी फील्ड निकल रही है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज अपन ये देख सकते हैं, अगर कहीं पे हमको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, सिमेट्रिक ध्यान रखना, सिमेट्रिक होना जरूरी है। अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम वहां देखेंगे कि बहुत ही इजीली गॉस लॉ लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी सरफेस के थ्रू। जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज का आपको स्टार्टिंग में दिखाया, स्फेरिकल सरफेस में से कैसी फील्ड लाइन जा रही होती है वो अपन फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लाइन चार्ज, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना लाइन चार्ज वगैरह का, डिस्क, शेल, स्फीयर, ये सब का भी अपन फील्ड निकालना सीखेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन से, जो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं किसी स्पेस में अगर फील्ड है और वेरिएबल फील्ड है तो वहां पे हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल टाइप का हो। ऐसे भी एक दो बहुत ही बढ़िया जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा अगले कुछ वीडियोस में। सो बेसिकली इसके ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, इनको इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो सपोज हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है 2x i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल टाइप की है, अलग अलग एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, और वहां पे स्पेस में हमको एक क्यूब रखा दिया है जिसकी साइड्स a है। तो यहाँ पे अपन से पूछता है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, ये अपन को बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में जा रही है, तो इस क्यूब के थ्रू सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। लेकिन अपन को ध्यान देना है कि जो फील्ड इस वाले एरिया से एंटर कर रही होगी और जो फील्ड इस वाले एरिया से एग्जिट कर रही होगी वो अलग अलग होगी। इसका मतलब नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा जो कि नॉन जीरो होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्ज फंसा होगा गॉस लॉ के हिसाब से इस क्यूब के अंदर। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये सोचना है कि जो लेफ्ट वाला फेस है ये वाला, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स आ रहा होगा। तो आप सोचोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो इस वाले सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही होगी, तो फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज
हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में सीखा था कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर पीछे की तरफ आएगा, परंतु इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ आएगी, तो इनके बीच में 180 डिग्री बनेगी, तो फ्लक्स नेगेटिव आने वाला है। तो मैं लेफ्ट वाले फेस के लिए अगर फ्लक्स लिखूं तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स इनकमिंग, तो उसको लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को ध्यान देनी है, ये वाला जो फेस है ना अपना, इस फेस का जो एक्स कंपोनेंट है या बोलना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, एक्स बराबर ए। अब इस एक्स पोजीशन के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स बराबर ए क्या हो जाएगा, आप एक्स की जगह ए पुट कर दो फील्ड की इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2a आई कैप। तो इस वाले फेस से जो फ्लक्स आ रहा होगा उसके लिए मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2a हो जाएगी, एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, और हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो अपन बोलेंगे इनके बीच के एंगल 180 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे cos 180। तो अपन को जो इंटरनल या अंदर आने वाला फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2a³ विद अ माइनस साइन, ये इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर दूसरे सरफेस पे आऊं, इस साइड वाले सरफेस की बात करूंगा, तो इस सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, तो एरिया और फील्ड के बीच में यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब मुझे इस सरफेस से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू आप 2a इधर पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स बराबर 2a हो जाएगा अपने लिए 2 इंटू 2a आई कैप, बोले तो 4a आई कैप, सही है। तो इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4a हो जाएगी, और एरिया वेक्टर क्या होगा, a स्क्वायर आई कैप, क्योंकि आगे की तरफ बन रहा है वो, राइट। तो इस तरफ से जाने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कमिंग आउट, तो इसको आप लिखोगे 4a इंटू a स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये आपको मिलेगा 4a³। तो अगर मैं बोलूं इस सरफेस में से नेट फ्लक्स कितना होगा, इन और आउट को आप ऐड कर दो, आने वाला प्लस जाने वाला नेट जितना होगा वो आ जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बाकी सरफेसेस का क्या होगा, ये लोग बाराती थोड़ी हैं कि बैठे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे एक चीज सोचनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो एक्स दिशा में है, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली ये सरफेस जो बाहर की तरफ है, ये z की तरफ इसका एरिया वेक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगेन 90 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से नीचे वाली सरफेस का एरिया नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा 90 डिग्री। और ये सारे सरफेसेस जो हैं एक्स वाले के अलावा, मतलब ये जो शेडेड है इनके अलावा जितनी भी 4 सरफेसेस बचेंगी, इन चारों सरफेसेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएगा। इस वजह से उन फेसेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ये बिल्कुल वो केस है कि एरिया वेक्टर इधर है तो फ्लक्स ऐसे बाजू से निकल गई, तो फ्लक्स तो इसमें से जा ही नहीं रही है, इसलिए अपन फ्लक्स 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से बाकी सरफेसेस में से फ्लक्स 0 जाएगा। तो अगर हम नेट फ्लक्स लिखें, नेट फ्लक्स, तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4a³ प्लस माइनस 2a³। तो अपने पास कितना बचेगा, 2a³। अब अपन को गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ क्या बोलता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो यहां से अपन को देखो चार्ज एनक्लोज जो है वो पता चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू a³। तो इस तरीके से अपन देखो बिना मेहनत करे, बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करी, लेकिन इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज फंसा है वो अपन ने फटाक से निकाल लिया। तो इस तरीके से वन ऑफ द एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाए हैं। अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके और ढेर सारे एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखो, पूरा देखो, जिससे आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से सब्सक्राइब कर देना, और आगे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके और एप्लीकेशंस आप देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।